डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मार्केटिंग रिसर्च के सेकंड और थर्ड लेक्चर के साथ मैं हूं राशिद सलीम। सेकंड लेक्चर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मार्केटिंग रिसर्च के बारे में है। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक लिंक दिया गया है, इसकी 2 वीडियोज़ हैं, वो आप अलग से देख सकते हैं। मैं प्रोसीड करूँगा टूवर्ड्स थर्ड लेक्चर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च का थर्ड लेक्चर मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के बारे में है और इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के 9 स्टेप्स हैं जो आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद इनिशियल स्टडी है, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च फ्रेमवर्क है, रिसर्च डिज़ाइन है, डेटा कलेक्शन है, एनालिसिस एंड रिजल्ट्स हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग या प्रेजेंटेशन है और फाइनली डिसीजन मेकिंग है। इसी रिसर्च प्रोसेस को हम 4 मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहले जो 4 स्टेप्स हैं वो फेज इनिशिएटिव कहलाता है, 5वां रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है, 6ठा और 7वां एग्जीक्यूशन कहलाता है और आखिरी जो 2 स्टेप्स हैं उनका ताल्लुक रिपोर्टिंग फेज के साथ है। मार्केटिंग रिसर्च में 2 लोगों का रोल बड़ा अहम है, एक तो मैनेजर है और दूसरा रिसर्चर है। क्योंकि सबसे पहले कोई प्रॉब्लम जब आएगी तो उसके सिम्टम्स को मैनेजर ही देखेगा, फिर वो रिसर्चर को बुलाएगा और उसके साथ डिस्कशन करेगा। रिसर्चर उसके बाद उस पर अपनी एक इनिशियल स्टडी मुकम्मल करेगा ताकि उस प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके, समझा जा सके। इनिशियल स्टडी के बाद वो दोबारा से मैनेजर के साथ डिस्कशन करेगा जिसमें वो प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे और यूं मैनेजर उसे अपने तौर पर डिफ़ाइन करेगा विच इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट प्रॉब्लम, जबकि रिसर्चर उसे अपने तरीके से डिफ़ाइन करेगा जिसे हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। फिर उसके बाद वो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के जो बाकी स्टेप्स हैं जिसमें डिज़ाइन है, एग्जीक्यूशन है, वो मुकम्मल करेगा और जो रिपोर्ट है वो मैनेजर को देगा और उस रिपोर्ट की रोशनी में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैनेजर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजन मेकिंग करेगा। तो यूं हम देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से मैनेजर का क्या क्या रोल बनता है और एक रिसर्चर का क्या क्या रोल बनता है मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट करने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जो कि मैनेजर के रोल के साथ शुरू होता है। मैनेजर ही वो फर्स्ट पर्सन होगा जो प्रॉब्लम्स की सिम्टम्स को या मुख्तलिफ पैटर्न्स को नोट करेगा और उसके बाद वो रिसर्चर के साथ उन्हें डिस्कस करेगा, क्योंकि ये सारी सिम्टम्स किसी आने वाली प्रॉब्लम का एक सिग्नल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका मार्केट शेयर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ है तो इसकी कई रीजंस हो सकती हैं। उसमें से एक आपकी प्राइस का ज़्यादा होना भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो गई हो। ये भी मुमकिन है कि आपका जो कंपैटिटर है उसने कोई नई एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू की जिसकी वजह से उसकी सेल्स बढ़ गई और आपकी कम हो गई और उसके नतीजे में आपका जो मार्केट शेयर है वो भी डिक्लाइन में जाना शुरू हो गया। तो इन्हीं जो रीजंस हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है और उसका कोई सॉल्यूशन जो है वो हमने तलाश करना है। तो यहाँ से मार्केटिंग रिसर्च का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का दूसरा स्टेप इनिशियल स्टडी कहलाता है और इसका मकसद प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो रिसर्चर का होता है, क्योंकि रिसर्चर इस इनिशियल स्टडी में लिटरेचर रिव्यू भी करेगा, वो जो मुख्तलिफ सेकेंडरी डेटा अवेलेबल हैं उनके एनालिसिस भी करेगा, वो इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू भी लेगा, उनके ओपिनियन भी जानने की कोशिश करेगा, वो प्रॉब्लम का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी समझने की कोशिश करेगा और इसके साथ साथ वो सिचुएशन एनालिसिस भी करेगा जिसमें कस्टमर एनालिसिस भी होंगे, कंपैटिटर के एनालिसिस भी होंगे, मार्केट के एनालिसिस भी होंगे, हमारे जो कोलैबोरेटर्स हैं उनके एनालिसिस भी हो सकते हैं। इसकी अलग से वीडियोस मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये सारी जो स्टडी है वो मुकम्मल करने के बाद अगले स्टेप में दोबारा जो मैनेजर है उसके साथ डिस्कशन करेगा। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का तीसरा स्टेप जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। अब जब रिसर्चर अपनी इनिशियल स्टडी मुकम्मल करेगा और वो मैनेजर के साथ मिलेगा, डिस्कशन करेगा, तो दोनों प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे लेकिन अपने अपने तरीके से। जो मैनेजर प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा उसे मैनेजमेंट प्रॉब्लम कहा जाता है और जो रिसर्चर प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा उसे रिसर्च प्रॉब्लम कहेंगे। मिसाल के तौर पे एक ही प्रॉब्लम को जो मैनेजर समझेगा टू इंक्रीज द स्टोर ट्रैफिक, कि हमारा एक रिटेल स्टोर है, हम उसमें कस्टमर्स का फ्लो कैसे ज़्यादा कर सकते हैं,
जबकि रिसर्चर इसी चीज़ को यूं समझेगा, व्हाट इज़ द करंट इमेज ऑफ द स्टोर, हमारा इस वक्त का जो इमेज है वो कैसा है। अगर तो हमारा इमेज अच्छा नहीं है तो हमें कस्टमर्स का फ्लो बढ़ाने के लिए इस इमेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उस इमेज को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं, और अगर हमारा करंट इमेज अच्छा है तो वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा कस्टमर फ्लो फिर भी बन नहीं रहा। तो उन रीजंस को आइडेंटिफाई करना और उनको ख़त्म करना ये भी ज़रूरी हो जाएगा। तो यूं प्रॉब्लम डेफिनेशन में जो मैनेजमेंट और रिसर्चर का अपना अपना एक व्यू पॉइंट सामने आएगा। इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो सकती है डेवलप पैकेजिंग फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। हमने एक नई प्रोडक्ट बनाई है, हम उसकी पैकिंग डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट सोचेगी कि कौन सी पैकिंग जो है वो हम लेके आएँ। जबकि रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है एवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ अल्टरनेटिव पैकेजिंग डिज़ाइन। यानी रिसर्च प्रॉब्लम क्या सोचेगी कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं पैकिंग की, तो उनमें से सबसे बेहतर, सबसे इफेक्टिव जो पैकेजिंग है वो कौन सी है, वही हमारी नई प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इसी तरह से मैनेजमेंट ये सोच सकती है कि इंक्रीज मार्केट पेनिट्रेशन थ्रू द ओपनिंग ऑफ न्यू स्टोर्स। हम किसी एरिया में अपने नए रिटेल स्टोर्स खोलना चाहते हैं ताकि हम मार्केट में मज़ीद पेनिट्रेट कर सकें। तो रिसर्चर इसको कैसे सोचेगा, एवेल्युएट प्रॉस्पेक्टिव लोकेशंस, के मुख्तलिफ जो लोकेशंस अंडर कंसिडरेशन हैं वो कैसी हैं, क्या हमें वहाँ से आउटपुट या जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे जो हम सोच रहे हैं, क्या हमारी जो एक्सपेक्टेड गोल्स हैं वो अचीव होंगे। तो वो मुख्तलिफ लोकेशंस को एवेल्युएट करेगा और उनके बारे में बता सकेगा कि ये लोकेशन सही हैं और ये लोकेशन सही नहीं हैं। तो ये मैनेजमेंट को असिस्ट करेगी डिसीजन मेकिंग में। इसी तरह से मैनेजमेंट का जो आइडिया है वो हो सकता है इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। हमने एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी है, जबकि रिसर्च जो है वो इसको इस तरीके से देखेगी, डिज़ाइन टेस्ट मार्केट एंड डू मार्केट टेस्टिंग टू चेक द एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। कि हम अपनी जो नई प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करने से पहले मार्केट में उसकी टेस्टिंग करें कि आया कि वो कस्टमर्स उसको वेलकम भी करेंगे या नहीं, क्या वो प्रोडक्ट हमारी बिकेगी भी या नहीं बिकेगी। तो उसके बाद हम जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को दे सकते हैं ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। सिमिलरली एक और एग्जांपल है रिप्लेसिंग आवर एग्जिस्टिंग सर्विस विद अ न्यू वन। हमारी कोई सर्विस हम कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट ये सोच रही है कि क्या हम इसे चेंज करें, जबकि जो रिसर्च है वो इसे इस तरीके से देखेगी, नोइंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल विद आवर एग्जिस्टिंग सर्विस। हमारी जो एग्जिस्टिंग सर्विस है उसके साथ कस्टमर्स की जो सेटिस्फेक्शन है वो किस हद तक है। अगर तो वो पहले से सेटिस्फाइड हैं तो देयर इज़ नो नीड टू चेंज, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो किन रीजंस की वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं है, ताकि उन रीजंस को भी नई सर्विस में अवॉइड किया जा सके। अगला जो बहुत अहम काम है वो है रिसर्च प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करना। देखें, अभी तक हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी कर लिया, हमने उसे डिफाइन भी कर लिया, अब यहाँ पर हम उसे क्लैरिफाई करेंगे, और क्लैरिफिकेशन से मुराद है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च के क्वेश्चंस और रिसर्च के हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश करना। जो लास्ट एग्जांपल जिसकी हमने बात की थी कि मैनेजमेंट अपनी एक एग्जिस्टिंग सर्विस को रिप्लेस करना चाह रही है किसी नई सर्विस के साथ, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव में तब्दील कर सकते हैं। हमने याद रखिएगा कि इसको डिफाइन किया था कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका एग्जिस्टिंग सर्विस के साथ सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है। तो सबसे पहले तो हम अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव, या अगर एक से ज़्यादा हैं तो ऑब्जेक्टिव्स वो तय करेंगे, और इस केस में होगा टू डिटरमिन द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर आवर एग्जिस्टिंग सर्विस। एग्जिस्टिंग सर्विस के साथ सेटिस्फेक्शन किस हद तक है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को रिसर्च क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और बेसिकली यही वो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं जिनके हमें जवाब ढूंढने होते हैं ड्यूरिंग रिसर्च। एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक रिसर्च क्वेश्चन में भी कन्वर्ट हो सकता है और एक से ज़्यादा में भी। फॉर एग्जाम्पल, यही जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा, अगर हम इसे रिसर्च क्वेश्चन में बदलें तो ये बन जाएगा व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद आवर एग्जिस्टिंग सर्विस। यानी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है अल्फाज में, लेकिन जो पूछने का या बात करने का अंदाज है उसमें फ़र्क आ जाएगा। और इसी को अगर हम रिसर्च हाइपोथेसिस में बदलें, क्योंकि जब हम टेस्ट अप्लाई करते हैं रिसर्च में डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के दौरान, तो वो हाइपोथेसिस वो चीज़ होती है जिसे हम टेस्ट करते हैं।
तो यहाँ पे जो हाइपोथेसिस हमारा बन रहा है वो आवर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद आवर एग्जिस्टिंग सर्विस। यहाँ पर एक हाइपोथेसिस है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में, क्वेश्चंस में और हाइपोथेसिस में, तो बड़ा आसान तरीका है। आमतौर पे जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टू से स्टार्ट होंगे, यानी ये बता रहा है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। जबकि रिसर्च क्वेश्चंस जो है उसके एंड पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो वो बताएगा कि ये क्वेश्चन है। जबकि रिसर्च हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट्स हैं जिनका आंसर यस या नो के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे अगर आप इसी में देखें, आवर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद आवर एग्जिस्टिंग सर्विस, तो या तो इसका जवाब यस होगा या नो होगा। तो ऐसे ही स्टेटमेंट्स जिनका सिर्फ यस या नो में आंसर आ सके उन्हें हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने कुछ बेसिक चीज़ें मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के बारे में, और मैनेजर का क्या रोल है, रिसर्चर का क्या रोल है, और हम जो पहले 3 स्टेप्स हैं उसमें क्या क्या काम होते हैं, इनको हमने देखा और समझा। आपका बहुत शुक्रिया।